हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टारगेट बैच जो है आप लोगों का 12 अप्रैल 2023 के लिए विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। या नहीं तो वीडियो के लास्ट में देखोगे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप अपने सभी वीडियो के पास पहुँच जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। तो देखो बाबू, अभी आप लोगों के पास 10 दिन समय है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट पहले आंसर याद करने का प्रयास करो। उसके बाद जब हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन देंगे, तब वहाँ पर आप लोग जो सही से आंसर कर पाओगे। ठीक है, अभी से आप लोग ऑप्शन की आदत मत डालो। ऑप्शन आपको जब टेस्ट चालू होगा 5 दिन पहले से आप लोगों का लगातार आप लोगों का लाइव टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लाइव टेस्ट आप लोगों को लगातार 2 बार 3 बार लिया जाएगा। तो जिसमें आप लोगों को विथ ऑप्शन आपसे हम पूछेंगे, तो वहाँ पे आप लोग अपना आंसर करेक्ट करना। यहाँ पर आप लोग समझो और याद करो। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि किन्हीं 2 ग्रीन हाउस गैस के नाम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका CO2 और CH4। इसको इस तरह से लिख लेना आप, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में दिक्कत है। इस तरह से CO2 लिखना और इस तरह से CH4 लिखना। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद चलते हैं दूसरा सवाल पे। मिट्टी की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण किस आधार पर करते हैं? सही आंसर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। देख लीजिए, मिट्टी में उपलब्ध ह्यूमस जो नमी होती है और सूक्ष्म जीव की मात्रा पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी के प्रकार का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये गुणवत्ता था, ये प्रकार है, दोनों का अंतर देख लीजिएगा। मिट्टी के जो प्रकार का, तो ये जो हो जाएगा मिट्टी के कणों का औसत आकार। ये कानों नहीं होगा, कणों कर लीजिएगा। मिट्टी के कणों का औसत आकार, सही कर लीजिएगा, औसत आकार। तो देखो प्रकार को आकार से देखते हैं। प्रकार को क्या देखेंगे? आकार से देखेंगे। यहाँ से आप ट्रिक लगा लेना और ऑप्शन से अच्छे से आंसर टिक आउट कर लेना। नेक्स्ट है, सभी कोशिकीय प्रक्रिया किस माध्यम में होती है? जो सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है वो किस माध्यम में होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका जलीय माध्यम में। किस माध्यम में होती है बाबू? जलीय माध्यम में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पदार्थों का संवहन किस अवस्था में होता है? तो पदार्थों का जो संवहन होता है बाबू वो घुली हुई अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? घुली हुई अवस्था में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसी के गर्म हो जाने के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो पाया जाता है उसके 2 रूप को आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका O2 और O3। क्या हो जाएगा? O2 और O3। ठीक है, याद रखिएगा। इसको लिखने का तरीका है, O लिखिएगा, 2 नीचे लिखिएगा, फिर लिखिएगा O, 3 नीचे। ठीक है, एक है आपका ऑक्सीजन, एक है आपका ओजोन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर ताप का प्राश कितना है? चंद्रमा पर जो ताप होता है उसका प्राश आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका -190 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, -190 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी पौधे जो होते हैं वो जिन पदार्थों का संश्लेषण करेंगे उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग जैव रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या करना? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल हमारा, इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष आवेश होता है वो होता है आपका -1। क्या होता है बाबू? -1 होता है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या होता है? तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस होता है, याद रखना, -+1 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या बताएं -1। ठीक है, अब एक आता है न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा? तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो होता है आपको पता है आवेश ही नहीं होता है उसके ऊपर, तो शून्य हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ये होता है 1/2000। कितना होता है? 1/2000, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट है हमारा, देखो,
किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? यानी कौन सा ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान तो होगा लेकिन उस पर कोई भी आवेश नहीं हो जाएगा? तो अभी आपको बताए थे उसको कौन सा कण होता है, न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? ये परमाणु होता है, उसके सेंटर में बताना है नाभिक में कौन से कण होता है। तो उसका नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, परमाणु के द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कौन होता है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या को निर्धारित कौन करेगा? तो इसको करता है न्यूट्रॉन। कौन करता है? न्यूट्रॉन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हर एक कक्षा होती है जिसका नाम के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इस तरह से निरूपित किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो के कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हम रख सकते हैं। तो उसमें हो जाता है 2। के में कितना हो जाएगा? 2। परमाणु के दूसरे कोष यानी कि एल में अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रिक लगा लेना आप। ठीक है, ये जो आपने 2 लिखा है यहाँ पे देखो, ये जो आपका 2 है, मान लो हम ऐसे लिखें 2, तो अगर हम इसके आगे एक डंटी दे दो तो ये के बनेगा कि नहीं? ये बताओ, बन जाएगा ना? बनेगा ना भाई? अगर आप ऐसे ही 2 लिखते हो, हम यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं तो ये कैसे किसके जैसा दिख रहा है? थोड़ा सा अगर इसको हम सीधा कर दे तो किसके जैसा दिखेगा? के जैसा दिखेगा। तो के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो गया? 2। अगर हम एल की बात करें तो परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? तो परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 8 रह सकता है। ठीक है, तो एल फॉर क्या होता है? लाइट। लाइट से 8 याद रखना है, लिट से 8 है ना। 8 का भी स्पेलिंग लगभग इसी की तरह होता है, चलिए एल हटा दो आगे से। ठीक है, तो एल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, परमाणु के तीसरे कोष एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो एम में अधिकतर कितना होगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बाबू ये क्या था? एम था। ठीक है, बात समझ रहे हो? एम था। तो अगर आप इस एम को देखोगे, अगर इस तरह से घुमा दोगे तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, बनता है ना 3। ओके, तो इसको जो है आप इससे कंपेयर कर लेना, इस तरह से कुछ अपने दिमाग में लगा करके आप बना लेना कि ये जो होगा हमारा 18 होगा। ठीक है, तो आप एम को ऐसे ना बना करके आप ऐसे बनाना, फिर इस तरह से बंद करना, 1 दे देना। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये पूरी तरीक़ा से फिट हो जाएगा कि एम में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो कभी भी आप जो है नजर ऑप्शन में से आपका 16 रहेगा, 17 रहेगा, 18 रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है, तो आप ना कभी भी एम आप पूछेगा एम का, तो आप एम से 6 कभी नहीं बना सकते। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। तो एम को आप क्या बना सकते हो? इस तरह से आप 8 बना करके 1 बना सकते हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से बताया जाता है ताकि आप लोगों को ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में, और आप लोग जो ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ में मत पड़ना। ठीक है, परमाणु के चौथे कोष यानी एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा एन में। ठीक है, याद रखना, एन में कितना हो जाएगा बाबू? 32। इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स ले सकते हो कि इस जो एन है, एन को आप इस तरह से लिखोगे तो ये 2 बन जाएगा, तो लास्ट में 2 है इसका। ठीक है, थोड़ा सा यही आपको हिंट्स मिल सकता है, बाकी आपको तो याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी बाबू? 1 होगी। हाइड्रोजन की संयोजकता याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखना है हमारा मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी वो 2 होगी। तो जो एम है, एम जी होता है, तो इसका एम को जो है आप 2 की तरह याद रखना। ठीक है, एम जी 2 वर्ड है इसमें, इसकी संयोजकता 2 याद रखना। ठीक है, सीधी सी बात है, इस तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है एल्युमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो एल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा एल्युमिनियम की संयोजकता। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो क्लोरीन की जो संयोजकता फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।